अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं मेड एक्सेल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो है वो बायोलॉजी के टीचर के तौर पे अपना ये सेशन शुरू करूँगा। कल हमारा जो है स्कॉलरशिप का टेस्ट हुआ था, मेड एक्सेल ने जो कंडक्ट करवाया था, उसमें हमारे बायोलॉजी के टोटल 35 MCQs थे। आज जो है वो हम उसको उनकी डिस्कशन करेंगे कि उनके आंसर्स क्या थे और उनके आंसर्स ऐसे क्यों थे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग correctly describes the mechanism of synaptic transmission at a chemical synapse। उसने देखी chemical synapse का लफ्ज़, सबसे पहले आपने इसके अंदर जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ये आपका पहला कीवर्ड हो गया और दूसरा कीवर्ड उसने आपको कहा है केमिकल साइनैप्स। ठीक है, तो केमिकल साइनैप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ये आपके दो वर्ड्स हो गए। अब उसने इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात नहीं की, ठीक है, केमिकल साइनैप्स की बात की है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। वो कहता है एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स डायरेक्टली अक्रॉस द साइनेप्टिक लेफ्ट थ्रू आयन चैनल्स। ठीक है, पहली ऑप्शन उसने कहा है कि कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है, ये देखें, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है। तो वो कहता है कि डायरेक्टली जो है ना वो इससे और इससे जो है वो यहाँ से यहाँ पे जो है वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो सकता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो बच्चे, केमिकल साइनैप्स में ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। कौन से वाले में? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में हमारे पास ये बात होती है। ठीक है, ये वाला जो काम हो रहा होता है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में हो रहा होता है, केमिकल साइनैप्स में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद वो कहता है दूसरी, अगर मैं दिखाऊँ आपको दूसरी, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा हम जरा ये स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने ना एक डायग्राम शो की हुई है। ठीक है, ये मेरे पास एक फर्स्ट न्यूरॉन का जो एक्सोन है उसका टर्मिनल है। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सोन का टर्मिनल है और ये मेरे पास डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का ये मेरे पास डेंड्राइट है। ठीक है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल बच्चे यहाँ पे आता है हमारे पास में, अगर एक्शन पोटेंशियल हमारे पास इसके एक्सोन टर्मिनल पे आता है तो क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। ठीक है, पहला काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल आया, अराइव्स एट एक्सोन टर्मिनल। दूसरा काम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन। ये देखें, कैल्शियम चैनल जो है ना ये मेरे पास ये ओपन हो गए हैं। कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आएगा। ठीक है, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम की एंट्री हुई है मेरे पास। ठीक है, कैल्शियम की एंट्री से क्या होता है कि ये जो अंदर मेरे पास वेजिकल्स पड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे वेजिकल्स, ये वेजिकल्स, इनके अंदर मेरे पास मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आके इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ेंगे और एक्सोसाइटोसिस करवा देंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आके मेरे साथ यहाँ पे मेरे पास ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे जो है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर आके वो ऐसे उनके जो रिसेप्टर्स होंगे उनके ऊपर आके जुड़ जाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरा मेरे पास एक एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर होने का ना तरीका है। ये देखें, चौथा पॉइंट उसने लिखा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर डिफ्यूजेज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू द आयन चैनल्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये 4 स्टेप्स हो रहे होते हैं। एक्शन पोटेंशियल आया टर्मिनल पे, उसने आके कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। पहले ये देखें, एक्शन, मेरे पास एक्शन पोटेंशियल आया एक्सोन टर्मिनल पे, एक्शन पोटेंशियल एट एक्सोन टर्मिनल, एट एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, वो यहाँ पे आया। जैसे ही वो आया उसने यहाँ पे आके कैल्शियम की एंट्री करवा दी, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम के अंदर एंट्री हुई। कैल्शियम की एंट्री हुई तो वेजिकल्स जो थे मेरे पास वो फ्यूज़ कर गए मेम्ब्रेन के साथ, वेजिकल्स की फ्यूजन हुई, जिनकी वजह से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स वहाँ से बाहर निकल गया और वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की बच्चे एक्सोसाइटोसिस हुई, एक्सोसाइटोसिस हुई न्यूरोट्रांसमीटर की, वो जाके अपने जो उसके चैनल से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे वहाँ पे बाइंड कर गया। ये पूरा हमारे पास एक केमिकल साइनैप्स के अंदर ये फिनोमेना जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखें, दूसरी ऑप्शन वो कहता है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स टू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बच्चे, ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं बाइंड करता जाके, ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है बच्चे? ये जाके बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर, पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर जाके बाइंड करता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है बच्चे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब है ये वाली ऑप्शन हमारी गलत होगी। पहली ऑप्शन भी गलत, दूसरी ऑप्शन भी गलत। तीसरी ऑप्शन वो कहता है कैल्शियम इन्फ्लेक्स इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन लीड्स टू न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल फ्यूजन विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बच्चे, ये बात तो अभी हमने पढ़ी है, तो इसका मतलब है ये यानी हमारे पास कैल्शियम अंदर आया, ये जो मैंने आपको नीचे बताया, ये देखें कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम के अंदर आने की वजह से वेजिकल जो है उसकी फ्यूजन हुई, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस हुई। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई है ना। तो इसका मतलब है, अगर हम देखें
हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस हमें दी हुई हैं ऊपर, तो उसमें तीसरी वाली हमें ठीक लग रही है, लेकिन अभी हमने अपना आंसर नहीं लगाना, हमें ये ऑप्शन ठीक लगी है, हम चौथी भी पढ़ेंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर्स इनहिबिट द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बाय हाइपर पोलराइजिंग द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बच्चे हाइपर पोलराइज कर देंगे अगर वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को, उसका नेगेटिव चार्ज जो है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है, अगर रेस्ट पे उसका नेगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज है -50, तो हाइपर पोलराइजेशन -70 कर दिया, ज़्यादा कर दिया। जब उसका नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा कर देंगे तो उसको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले 50 से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना आसान था, 50 का सिर्फ डिफरेंस था। अब -70 से पॉजिटिव की तरफ लेके जाना बच्चे मुश्किल है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत बात है। तो इसका मतलब है हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे थर्ड ऑप्शन, जो कि है कैल्शियम अंदर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर का वेसिकल फ्यूज करता है और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो निकलता है बाहर, एक्सोसाइटोसिस होती है और पोस्ट साइनेप्टिक में जाके वो अपना एक्शन दिखा देता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इफ डैमेज, जो डैमेज हो जाए तो हमारे पास इम्पेयर कर देता है हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक कंट्रोल और बॉडी टेम्परेचर हमारा। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास एक ही कीवर्ड है, वो कहता है कि हमारा कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है कि अगर वो डैमेज हो जाए तो वो हमारा होम्योस्टैटिक कंट्रोल, यानी हमारी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है प्यास और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, वो जो है इम्पेयर कर देता है। ठीक है, अब ऑप्शन दी हुई है, सबसे पहले उसने हमें सेरिबेलम। सेरिबेलम बच्चे हम ये जो चारों ऑप्शन दी हुई है इनके फंक्शन देख लेते हैं। सेरिबेलम बच्चे करवा रहा होता है हमारा पोस्चर मेंटेन। ठीक है, सेरिबेलम का फंक्शन ये होता है हमारी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, यानी ये जो हम चल रहे हैं, अगर सेरिबेलम नहीं ना होगा तो बच्चे हम सही तरह चल नहीं सकेंगे, कभी हम किसी तरफ गिर रहे होंगे, कभी किसी तरफ गिर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, साथ हमारी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये बच्चे क्या करता है, एक तो ये हमारा पोस्चर मेंटेन कर रहा है, बस ये हमारी कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है मूवमेंट्स की। ठीक है, प्लस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम हमें पता है सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा, सेरिब्रम हम के 4 लोब्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 4 लोब्स होते हैं उसके, फ्रंटल, ठीक है, प्राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेंसरी और मोटर इनपुट भेजना। सेंसरी इनपुट यानी कोई भी फंक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के ऊपर किसी ने टच किया है तो वो जो सेंसरी इनपुट आपको आएगी सेरिब्रम के पास आएगी। सेरिब्रम जो है वो आगे देखेगा कि यार कोई अगर उसने मोटर कंट्रोल करवानी है आगे तो सेरिब्रम ही करवाएगा वो भी। तो सेरिब्रम आपके सेंसरी और मोटर काम जो होता है ना वो देख रहा होता है, सेंसरी प्लस मोटर फंक्शन जो होते हैं ना आपके वो देख रहा होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बेटा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा क्या करवा रहा होता है। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा हमारे जितने भी ऐसे काम होते हैं ना, इनवॉलेंट्री काम होते हैं मोस्टली, वो करवा रहा होता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन वगैरह, ठीक है, ब्रीदिंग आपकी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन जितने होते हैं ना वो आपके करवा रहा होता है, इनवॉलेंट्री फंक्शन करवा रहा होता है। तो इसका मतलब है इन तीनों में से हमारे पास जो है, हमें 3 पता थे पहले, हमने वो देख लिए, इन तीनों में से कोई भी जो है ना वो हमारी बॉडी का ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करवा रहा। तो पीछे बच्चे बच गई हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन, ये 3 जो है ये तो हो गई गलत, ये 3 क्या हो गई बच्चे, गलत हो गई। तो ये तो 3 हो गई गलत, ये वाली भी गलत, ये वाली भी गलत, ये वाली भी गलत, पीछे बच गई बच्चे हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करवा रहा होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को और थर्स्ट। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का दिखाऊं तो ये मैंने नीचे डायग्राम शो की हुई है कि देखिए अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है ना तो फ़ौरन मैसेज जाता है हमारे एंटीरियर हाइपोथैलेमस के बाद। ये ना हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट्स के जिक्र किया हुआ है उसने, एक एंटीरियर आगे वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर वाला पार्ट। ठीक है, एंटीरियर वाला पार्ट और एक पोस्टीरियर वाला पार्ट की उसने बात की हुई है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है ना बच्चे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या टेम्परेचर कम हो गया तो वो फ़ौरन इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे एंटीरियर हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर है 37 और ज़्यादा होके हो गया 45, या ये तो इतना तो इतने में तो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा ये इतने टेम्परेचर में, तो हम जो है वो छोटा सा टेम्परेचर लेते हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस हो गया आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो
एंटीरियर जो है ना, एंटीरियर हाइपोथैलेमस ये खुद काम करेगा और क्या करेगा, ये हमारे कहेगा गर्मी बहुत हो गई है कपड़े उतार दो, बिहेवियर के अंदर चेंज लाएगा। बंदे को कहेगा कि यार खिड़की खोल दो, हो सकता है तुम्हें जो है ना उससे थोड़ी सी ठंड आए और तुम्हारी तबीयत सही हो जाए, ठीक है। दूसरा ये क्या काम कर सकता है, ये वेजोडाइलेशन करवा सकता है। जब हमारी ब्लड की वेजल जो है वो वेजोडाइलेट कर जाएंगी तो उनके अंदर से जितनी हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी। वेजोडाइलेशन से ना हमारे पास हीट लॉस होती है, ये आपने याद रखना है। स्वेटिंग होने लग जाएगी, जब हमें गर्मी लग रही होती है हमें पसीना आने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी स्वेटिंग की वजह से भी हमारा टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है, हीट जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट हमारा, क्योंकि हमारा जितना तेज़ मेटाबॉलिज्म होगा, ये आपने याद रखना है, मेटाबॉलिज्म जितना तेज़ होगा उतना टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज़्यादा होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर लो करना है बॉडी का तो हमें मेटाबॉलिज्म को स्लो कराना होगा। आप अगर खाना खाते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, आपको पसीना आने लग जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाता है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो वो इस वजह से हो रहा होता है। लेकिन अगर तो ये तो हमारे पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था तो एंटीरियर ने खुद काम करके जो है ये दो काम करके हमारा जो है वो टेम्परेचर लो कर दिया। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ है, कोल्ड हुआ है, यानी 37 से आपका टेम्परेचर हो गया 35, ठंड लग रही है आपको, तो फिर वो मैसेज भेजता है हमारे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को, और फिर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस दो काम करवाता है। एक वो बिहेवियर वाले काम करवाता है, यानी आपको ठंड लग रही है तो आप कपड़े पहनना शुरू हो जाएंगे, खिड़की को आप बंद कर देंगे, ये बिहेवियरल चेंजेस। साथ वो आपकी बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी ब्लड वेजल्स को पहले डायलेट हुई थी अब ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी वो, ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो, हीट हम गेन करें और उससे हमें गर्मी लगे। और शिवरिंग ठंड लग रही हो आपको, नहा के निकले शिवरिंग होने लग जाती है। मेटाबॉलिक रेट मैंने कहा जितना मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हमने टेम्परेचर ज़्यादा करना है तो हम मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा कर देंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये दूसरे एमसीक्यूज़ की जो थी वो डिस्कशन थी। अब जो है वो हम तीसरे एमसीक्यूज़ के ऊपर ना जो है वो चलते हैं। तो अब तीसरा एमसीक्यूज़ वो कहता है, इन अ रिफ्लेक्स आर्क इफ इंटरन्यूरॉन इज डैमेज बट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स रिमेन इंटैक्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस। वो कहता है कि एक रिफ्लेक्स आर्क, पहले तो हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कोई पेन या कोई सुई चुभ गई है, ठीक है। तो वो सुई जो है ना उसको हमें पता है इन्फॉर्मेशन जो लेके जानी होती है सीएनएस की तरफ, वो कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे बच्चे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और याद रखने हैं हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे ये लेके जाएंगे, यहाँ पे होंगे हमारे पास ये हमारे इंटर न्यूरॉन्स, जिसको उसने रिले न्यूरॉन्स की बात की है, ये इंटर न्यूरॉन्स हैं। ये इंटर न्यूरॉन्स आगे मैसेज देंगे फॉरन मोटर न्यूरॉन को, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ से निकल पड़ा, ये मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन जाएगा हमारे अफेक्टर के पास, और अफेक्टर को कहेगा कि यार जल्दी से हाथ यहाँ पे साइड कर, यहाँ से हटा लो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई पिन है वो तुम्हें चुभ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा पाथवे होता है। अब वो कहता है कि अगर यहाँ से इंटर न्यूरॉन जो है वो खत्म हो जाए, इंटर न्यूरॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, देखिए इंटर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब इंटर न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो गए ना तो सेंसरी न्यूरॉन्स से आगे हमें पता है इंटर न्यूरॉन्स को देते हैं इन्फॉर्मेशन, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उसको आगे मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। किसको देते हैं? मोटर न्यूरॉन्स को। अगर मैं दरमियान से इंटर न्यूरॉन्स को ही ख़त्म कर दूं, मैं दरमियान से इंटर न्यूरॉन्स को ही ख़त्म कर दूं, तो क्या सेंसरी से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक पहुंच सकती है? बच्चे आपने याद रखना है, कभी भी नहीं पहुंच सकती। सेंसरी से मोटर न्यूरॉन्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इंटर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अगर इंटर न्यूरॉन्स खराब हो गए तो सेंसरी से मोटर तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास अगर हम ऑप्शंस को पढ़ें, वो कहता है सेंसरी इंफॉर्मेशन विल स्टिल बी प्रोसेस इन द ब्रेन। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको ज़रा मैं आपको डिटेल से बताऊं, ये बात तो उसने बिल्कुल ठीक की है, ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका हमारे एमसीक्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेन का रिफ्लेक्स आर्क में कोई रोल नहीं होता, ब्रेन का रिफ्लेक्स आर्क में कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन रिफ्लेक्स आर्क। हम तो रिफ्लेक्ट आर्क की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रेन तो उस तक इन्फॉर्मेशन जाए ना जाए हमें तो उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क में ब्रेन का रोल ही नहीं होता, ठीक है। तो पहली ऑप्शन हो गई हमारी गलत। बात ये बिल्कुल ठीक की है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में तो जाती है, लेकिन ब्रेन का बच्चे रिफ्लेक्स आर्क में कोई रोल नहीं होता, तो पहली ऑप्शन गलत। दूसरी वो कहता है रिफ्लेक्स आर्क विल स्टिल अकर एज मोटर न्यूरॉन बाईपासिस इंटर न्यूरॉन। बच्चे मोटर न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया सेंसरी से मोटर न्यूरॉन्स तक कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती, मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली इन सेंसरी से कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो दूसरी ऑप्शन भी गलत। रिफ्लेक्स आर्क विल बी डिस्टर्प्टेड ड्यू टू लैक ऑफ रिफ्लेक्स आर्क हमारा खराब हो जाएगा क्योंकि सेंसरी और मोटर के दरमियान कोई इंटीग्रेशन कोई वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा। ये ऑप्शन अभी हमें सही लग रही है, लेकिन अभी हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। मोटर न्यूरॉन्स विल स्पॉन्टेनियसली फायर विदाउट स्टिमुलस। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो खुद ब खुद फायर करने लग जाएंगे। बच्चे मोटर न्यूरॉन्स को ना फायर करने के लिए पीछे से
इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, मैसेज की ज़रूरत होती है। जब उनको पीछे से इंटरन्यूरॉन से मैसेज ही नहीं मिल रहा तो वो कभी भी फायर नहीं करेंगे। तो चौथी ऑप्शन हमारी ख़राब, तो पीछे बच गई हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, और वो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो ये था हमारा तीसरा एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं अपने चौथे एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, चौथा एमसीक्यूज बच्चे उसकी स्टेटमेंट वो हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट इनिशिएटेड इन द ब्रेन। वो कहता है कि ब्रेन ने अगर कोई मूवमेंट करानी है, फॉर एग्जांपल मेरा दिल कर रहा है, मेरे सामने पानी का ग्लास पड़ा है, मैं उस ग्लास को पकड़ लूँ। ठीक है, तो ब्रेन वो मूवमेंट कैसे कराएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ये ब्रेन ने सोचा कि मैं सामने वाला ग्लास जो है ना वो पकड़ लूँ, तो ब्रेन मैसेज भेजेगा बच्चे, ये पाथवे होता है हमारा पूरा, ब्रेन से मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ये देखें, लोअर मोटर न्यूरॉन्स और अपर मोटर न्यूरॉन्स। ये आपको इसमें कोई ऐसे जो है वो इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पाथवे होता है वो कुछ इस तरह होता है। ब्रेन ने भेजा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड के से निकलते हैं मोटर न्यूरॉन्स ऐसे, और वो मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं मैसेज आपके स्केलेटल मसल के पास, और उसको कहते हैं कि यार ये सामने वाला ग्लास पकड़ो और मुझे जो है वो पानी पिलाओ। ठीक है, तो ब्रेन से मैसेज आया, ब्रेन से मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से बच्चे मैसेज गया मोटर न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स के पास, और मोटर न्यूरॉन से मैसेज गया बच्चे हमारे मसल के पास जो हमारा अफेक्टर है। ठीक है, और ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है बच्चे जो हमारा जो है वो मूवमेंट्स को इनिशिएट कर रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया वो वाला पार्ट होता है सेरिब्रम, जो हमारी सेंसरी और मोटर काम को कर रहा होता है। तो मोटर काम, मूवमेंट कराना एक मोटर काम है। ठीक है, तो सेरिब्रम कर रहा होता है। अब सेरिब्रम का वो कौन सा पार्ट होता है, वो सेरिब्रम का पार्ट होता है बच्चे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या उसका मोटर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसका जनरल नाम होता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब अगर हम ऊपर जाके अपनी ऑप्शंस को देखें तो हमारी ऑप्शन में पहली ऑप्शन वो कहता है सेंसरी रिसेप्टर्स। बच्चे सेंसरी रिसेप्टर्स को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर का क्या मतलब है कहने का, वो कह रहा है कि आपको किसी चीज़ ने पहले टच किया, ठीक है, वहाँ से मोटर, और ये देखें यहाँ पे वो मिस कर गया दरमियान से, सेंसरी रिसेप्टर से मोटर न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स कैसे इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, इसकी तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स से अफेक्टर। यही तो हमने पढ़ा है, ये हमारी ऑप्शन ट्रू होगी, लेकिन अभी हमने इसको ट्रू नहीं करना, हम बाकी भी पढ़ेंगे। ठीक है, मडल्ला बच्चे, पहली बार मडल्ला आपका कोई भी वॉलेंट्री काम करवा ही नहीं रहा होता, वो इनवॉलेंट्री काम करा होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। मोटर कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस। चले, हाइपोथैलेमस बच्चे आपका कोई भी मोटर काम या इस तरह का काम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हाइपोथैलेमस के अपने काम होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, थर्स्ट वाले मैकेनिज्म, ईटिंग वाले मैकेनिज्म, उसका वॉलेंट्री या मोटर मूवमेंट में कोई काम नहीं होता। तो चौथी ऑप्शन भी गलत, हमारी ऑप्शन टू होगी, बी वाली ऑप्शन। क्लियर है बच्चे। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं हम चौथे अपने पांचवें एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पहले तो हमने ना देखना है कि भाईजान इसका मतलब क्या है, और से देखें। अब बच्चे हमारे पास ना ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ना, इसने आके हमें पता है ये किसी ना किसी सेल के ऊपर एक्ट करता है। ये देखिए, ये मेरे पास एक सेल है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ठीक है। अब इस हार्मोन का ने क्या काम करना है, इसने इस सेल के ऊपर आके कोई इफेक्ट करना है, इस सेल को आगे कहेगा कि भाईजान तुम ये फलां काम करो, ये करो, वो करो, वो करो, ठीक है। अब कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना, अब देखने, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली इस सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर आ जाएंगे। ये हार्मोन जो हैं ये इस सेल के अंदर आ जाएंगे और सेल के अंदर आके उसको कहेंगे कि तुम ये वाला काम करोगे। लेकिन कुछ हार्मोन जो हैं बच्चे वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। ये वाले जो हार्मोन, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए हार्मोन है, ठीक है, वो हार्मोन जो है वो सेल के अंदर आराम सुकून से जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो बी वाला हार्मोन है बच्चे, ये मेरे पास सेल के अंदर नहीं जा सकता, ये मेरे पास सेल के अंदर नहीं जा सकता, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसके बाहर बाहर रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो ए वाला हार्मोन है ना, ये होता है बच्चे लिपिड, ये है लिपिड। तो जो से हार्मोन लिपिड होंगे ना बच्चे, हमें पता है सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड होती है, तो लिपिड को जो है आराम से क्रॉस कर सकता है। लेकिन जो हार्मोन्स लिपिड नहीं होते, कुछ और होते हैं, ठीक है, नॉन लिपिड्स हार्मोन,
वो हमारे पास सेल को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, उनको अपना अगर काम करवाना है सेल से तो उनको बाहर बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ए हार्मोन तो खुद ब खुद अंदर जाके सेल से काम करवा लेगा, लेकिन बी जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा, वो सिर्फ बाहर ही रह सकता है। सिर्फ देखिए अगर यहाँ पे वो रह सकता है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, अब उसको अंदर काम करवाने के लिए अपना कोई बंदा तो चाहिए होगा ना, उस बंदे को, उस चीज़ को हम कहते हैं अंदर उसका सेकंड मैसेंजर। ये फॉर एग्जांपल एम से मैं इसका मैसेंजर, इसको अपना सेल के अंदर काम, अपना मैसेज भेजने के लिए सेल के अंदर वाले पार्ट पे कोई ना कोई दूसरा बंदा तो चाहिए होगा ना, मैसेंजर तो चाहिए होगा ना, उसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। तो लिपिड्स वाले जो हार्मोन होते हैं, ए हार्मोन, इसको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल के अंदर जाके अपना काम करवा सकता है। लेकिन बी वाला सेल के अंदर नहीं जा सकता, तो उसको सेल के अंदर अपना मैसेज भेजने के लिए, काम करवाने के लिए कोई सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कौन सा हार्मोन इनमें से, इन चारों हार्मोन में से सेकंड मैसेंजर को यूज़ करता है। तो याद रखना है बच्चे, पहला वो कहता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बच्चे एक लिपिड हार्मोन है, ठीक है। ये लिपिड हार्मोन है, ये आराम से सेल को क्रॉस कर जाएगा और अंदर चला जाएगा, ठीक है। इंसुलिन बच्चे नॉन लिपिड हार्मोन है, ये सेल को क्रॉस नहीं करता, इसका मतलब है इसको जो है वो सेकंड मैसेंजर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हमने इसको करेक्ट नहीं करना, हम बाकी देखते हैं। थायरोक्सिन भी बच्चे लिपिड हार्मोन है, ये आराम से कौन से सेल के अंदर जा सकते हैं। और एस्ट्रोजन भी बच्चे लिपिड हार्मोन है, ठीक है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, इंसुलिन, तो हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी बीटा इंसुलिन, ठीक है। ये नीचे उसने इंसुलिन का पैराग्राफ वो डायग्राम में ना रखी हुई है, ये देखें, ये इंसुलिन जो है वो आके अंदर क्रॉस नहीं कर सकता, ये देखें ये ऐसे अंदर आ नहीं सकता, ये बाहर बाहर ही रहेगा, बाहर ही आके एक्ट करेगा। और ये इसका जो है वो अंदर इसके ये जो ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, इसके जो है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और इसका काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस वैसे ही आपकी एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ड्यूरिंग अ फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस डज नॉट अकर ड्यू टू एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एड्रीनल के हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन, एड्रीनल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बच्चे, एड्रीनालिन, ठीक है। एड्रीनालिन हार्मोन जो होता है ना, ये आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये एड्रीनालिन क्या कराता है, आपने देखा होगा जब भी आपको कोई टेंशन वगैरह या एकदम आपके सामने अगर शेर आ जाए ना, तो आपका फ़ौरन एड्रीनालिन हार्मोन होगा। जैसे ही अगर आप एकदम खौफजदा हो गए हैं, और आपने देखा होगा क्या क्या काम होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एक आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिल तेज़ तेज़ से धड़कने लग जाता है, आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं, आपके प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, प्यूपिल्स की डायलेशन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर ब्लड वेजल्स की ना वेजोडाइलेशन, स्केलेटल मसल्स के अंदर ना ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स ने आपको भगा के, फॉर एग्जांपल आपकी टांगों के जो मसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ताकि वो ज़्यादा वर्क करें, तो आपको ज़्यादा, उनको ज़्यादा एनर्जी मिले और वो ज़्यादा तेज़ी से भाग सकें, ठीक है। आप तो आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना उनके अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। और आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, आपके जो लंग्स हैं, उनके अंदर ना डायलेशन हो जाती है, वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा हो सके। ब्रोंक्यूल्स जब फूले हुए होंगे, ज़्यादा हवा अंदर जाएगी ताकि ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिल सके, तो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। डायलेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये चार काम हो रहे होते हैं अब आपके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ये एक काम बात बताना आपको मैं भूल गया कि हमारे पास जो एड्रीनालिन होता है ना, एड्रीनालिन क्या करता है कि हमारे ना ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा कर देता है। ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा करेगा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ने हमें एनर्जी देनी है। अब हम एक सीरियस कंडीशन में है, उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके, तो हमारे ब्लड ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पहली ऑप्शन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ये 5 बातें आपने याद रखनी है, ये हो रही होती है एड्रीनालिन की वजह से। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है, ये काम हो रहा होता है, ठीक है। वेजोडाइलेशन इन स्केलेटल मसल्स, ये भी हो रहा होता है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट ये होता है कि आपका हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट पंप कितना कर रहा है ब्लड, ठीक है। अगर हमारे पास सीरियस कंडीशन है तो हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पंप करेगा, ठीक है, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, हार्ट की काम करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो कि गलत बात है, लेकिन अभी हमने इसको टिक नहीं करना। अभी हम चौथी पढ़ लेते हैं, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन हो जाएगी ताकि सांस ज़्यादा आ सके, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी ना बच्चे, वो होगी चार्ली, यानी बाकी सारे काम तो उसने पूछा था कौन सा काम नहीं हो रहा होता, तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बी ऑप्शन, सी डी ऑप्शन भी हो रहा है, सी ऑप्शन नहीं हो रहा होता।
इसमें होना चाहिए था इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, हमारा इंक्रीज हो जाता है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ था तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द इनएबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स टू रीजनरेट इन द सीएनएस इज प्राइमरीली ड्यू टू, कि अगर एक दफ़ा हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन को इंजरी हो गई है तो वो दोबारा रीजनरेट क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस ये एमसीक्यू जो है वो एक टेक्निकल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। पहली ऑप्शन पढ़ते हैं, वो कहता है एब्सेंस ऑफ शवान सेल्स इन द सीएनएस, बच्चे सीएनएस में शवान सेल्स वो कहता है कि नहीं होते। तो बच्चे शवान, ये जो सीएनएस है ना, नॉर्मली भी इसमें शवान सेल्स होते ही नहीं हमारी बॉडी में। तो ये एमसीक्यू, ये जो ऑप्शन है शवान सेल का, आपकी ये जो न्यूरॉन्स है इनकी रीजनरेशन में कोई रोल नहीं होता सीएनएस में, ठीक है। ये पीएनएस में आपके वो करवा रहे होते हैं, नो शवान सेल्स इन सीएनएस। ये पीएनएस जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे आपकी रीजनरेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो शवान सेल्स सीएनएस में हो या ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम ही पीएनएस में है। वो पीएनएस में आपकी रीजनरेशन करवा रहे होते हैं, सीएनएस में आपकी रीजनरेशन नहीं करवा रहे होते। तो वो प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो हमें उसका कोई जो है वो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो पहली ऑप्शन जो है बच्चे वो हमारी हो गई गलत, ठीक है। लैक ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग, बच्चे ये तो एनी अजीब से ही काम है, ठीक है। इसका कोई जो है वो सर पाँव नहीं बन रहा, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही हमारी गलत होगी, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लाइल सिकार एंड इनहिबिटरी प्रोटीन्स, ये जो बच्चे ग्लाइल सिकार और इनहिबिटरी प्रोटीन्स है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स, ग्लाइल सिकार बनता है एस्ट्रोसाइट्स की वजह से। एस्ट्रोसाइट्स एक जगह पे इकट्ठे जब हो जाए ना ज़्यादा सारे, ऐसे एस्ट्रोसाइट्स एक जगह पे जब ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो बना देते हैं आप एक स्कार शेप फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ग्लाइल स्कार, ठीक है, ग्लाइल स्कार। तो एस्ट्रोसाइट्स की वजह से ग्लाइल स्कार बनता है, और ये ग्लाइल स्कार जो है ना न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं करने देता। ये बात इन्फॉर्मेशन बेस है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं करने देता, ठीक है। नो न्यूरॉन्स रीजनरेशन, ये न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं करने देता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्लाइल स्कार की वजह से न्यूरॉन्स जो हैं वो सीएनएस में रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। जो डी वाली ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कॉन्टिन्यूस अपोप्टोसिस ऑफ ग्लाइल सेल्स। ग्लाइल सेल्स क्या हैं बच्चे? ग्लाइल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। हमने पढ़ा है कि एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो हमारी रीजनरेशन नहीं करवाने देते। अगर उनकी अपोप्टोसिस हो जाए यानी उनकी डेथ हो जाए, तो अगर उनकी डेथ होगी एस्ट्रोसाइट्स की तो इसका मतलब है रीजनरेशन तो होगी, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स ने उसको रोकना है। जब एस्ट्रोसाइट्स ही नहीं होंगे तो रोकने वाला कोई नहीं होगा और रीजनरेशन हो जाएगी हमारे पास। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एस्ट्रोसाइट्स की अपोप्टोसिस उनको खत्म करने लग जाए तो रीजनरेशन तो होने लग जाएगी, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कौन सी चीज़ रोकती है, तो ये जो प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस रोकती है, ग्लाइल सेल्स की प्रेजेंस रोकती है, उनकी एब्सेंस जो है वो उसको होने देती है। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी। नीचे ये उसने दिया हुआ है कि ये देखिए सीएनएस में ना एक्सोन की रीजनरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट्स जो है ना वो हमारे पास इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं जो न्यूरॉन्स को रीजनरेट नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन पीएनएस में हमारे पास जो है वो एक्सोनल रीजनरेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीएनएस में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं जो उसको रोकते हैं, लेकिन पीएनएस में ये हमारे पास प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच इवेंट डिस्टिंग्विशेस मेयोसिस इन गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम माइटोसिस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कहता है कि हमारे पास मेयोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ऐसा क्या फ़र्क होता है दोनों में, वो हमने इसको बताना है, ठीक है। तो देखें मेयोसिस और मेयोसिस में जो मेन फ़र्क होता है ना बच्चे, वो होता है उनकी प्रोफेज 1 में, ठीक है। जो मेयोसिस 1 होती है ना हमारे पास, उसके अंदर वो होता है। और वो भी क्या फ़र्क होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स अलाइन करके ये देखें ऐसे, ये मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये उसके सामने ये मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनाया है, ठीक है। तो क्या हो रहा होता है हमारे पास, हमें पता है माइटोसिस और मेयोसिस में ना एक वाज़ेह फ़र्क होता है कि मेयोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, लेकिन माइटोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है। तो ये देखें, ये क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि ये हमारे पास, ये मैंने 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में एक जगह पे अटैच होते हैं, ठीक है। ये देखें इस जगह पे ये अटैच होते हैं, ठीक है, इस जगह पे ये अटैच होते हैं, ठीक है। इस जगह को हम साइनेप्सिस का नाम भी देते हैं और क्यास मेटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्यास मेटा भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन माइटोसिस के अंदर ये साइनेप्सिस या क्यास मेटा नहीं बन रहे होते। और इस साइनेप्सिस और क्यास मेटा से क्या होता है कि इस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स इधर जा सकते हैं, इसके इधर। देखिए, जब हम
मैं किसी बंदे से सलाम लेता हूँ तो उसके हाथ के जीन्स मेरे हाथ में आ सकते हैं, मेरे हाथ के जीन्स उसके हाथ में जा सकते हैं। तो ना माइटोसिस में क्रोमोसोम्स आके जुड़ते नहीं है एक साथ, ठीक है, मियोसिस में वो एक साथ जुड़ते हैं। जब वो एक साथ जुड़ेंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकेगी, जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएशन आती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आती हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ बात, ठीक है। तो अगर हम अब ऑप्शन देखेंगे हमारे पास ऑप्शन में उसने क्या क्या बताया हुआ है, तो वो कहता है कि पहली ऑप्शन है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिफोर डिवीजन। बच्चे ये तो दोनों से पहले होता है, मियोसिस से पहले भी माइटोसिस से पहले भी इंटरफेज आता है लाजमी। वो इंटरफेस जो है वो हमारे पास रेप्लिकेशन करवाता है डीएनए की। तो ये तो बात गलत होगी ना, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो दोनों में हो रही होती है डिवीजन से पहले। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, बच्चे सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों में सेपरेट होते हैं ना, ये देखें ये ऐसे है, तो ये देखें यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ये इसको सेपरेट कर देता है, ये इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में सेपरेट कर देते हैं ये स्पिंडल फाइबर। एनाफेज, दोनों के एनाफेज के अंदर ये काम हो रहा होता है, तो ये भी बात गलत होगी। फॉर्मेशन ऑफ क्यासमेटा ड्यूरिंग प्रोफेज 1, ये बात मैंने बच्चों आपको बताई है कि माइटोसिस में क्यासमेटा या उनका साइनेप्सिस कुछ नहीं बनता, लेकिन जो मेयोसिस होती है उसमें क्यासमेटा बनता है प्रोफेज 1 में, ठीक है। तो ये बात हमारा ऑप्शन सही होगी, लेकिन हम चौथा भी पढ़ेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, बच्चे ये तो हमें पता है कि स्पिंडल फाइबर तो मेयोसिस में भी बनने हैं, माइटोसिस में भी बनने हैं, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी सी। बाकी ये एमसीक्यू थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसकी जो ऑप्शन थी ना वो बच्चे बहुत आसान थी। अगर आप ऑप्शन गौर से पढ़ते तो आपको इसका आंसर मिल सकता था, क्योंकि डीएनए भी दो, रेप्लिकेशन भी दोनों में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन भी दोनों में होती है, स्पिंडल फाइबर की इन्वॉल्वमेंट भी दोनों में होती है। क्लियर है बच्चे। उसके बाद वो कहता है कि बच्चे देखें, अ म्यूटेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस कॉजेज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर मेयोसिस 2, व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस मेयोसिस हुई है, ठीक है, उस मेयोसिस में कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गए हैं, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी म्यूटेशन कुछ आ गई कि उसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकी। जो साइटोकाइनेसिस होनी थी ना बच्चे, वो नहीं हो सकी, नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये मैंने आपके पास म्योसिस का एक बनाया हुआ है कि ये हमारे पास प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज, ये सारा कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, ठीक है। ये एंड पे आके हमारे पास जो है वो साइटोकाइनेसिस होना होता है कि देखें जब हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम है, तो जब हमारे पास जो है वो कैरियोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसने इसके साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना होता है ऐसे दरमियान से, ठीक है, ऐसे दरमियान से साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना होता है और इसके दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। हर एक के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है, ये देखें ये दो सेल बन गए, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ तक तो हो गया काम, साइटोकाइनेसिस तो हो गई है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है हमारे पास, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो इसका मतलब है दरमियान से साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, और जो हमारा सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, उसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, दो न्यूक्लियस। दरमियान से साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना था, लेकिन वो साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, तो हमारे पास सेल सिर्फ एक ही होगा और उसके अंदर न्यूक्लियस कितने होंगे, दो होंगे। क्लियर है बच्चे। तो इसकी ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कहता है डिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। इसका ऐसा कोई हमारा उससे डिप्लॉयड स्पर्मेटिड्स तब होते हैं जब हमारे पास न्यूक्लियस ने जो है वो डिवाइड ना करता, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड ना करता, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया होगा, तो अब हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, क्योंकि मेयोसिस हो चुकी हुई है। मेयोसिस के नतीजे में हमें पता है जो चीज़ है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड होती है, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हुए हैं, डिप्लॉयड से स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड हो गए हुए हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइड स्पर्मेटस हुआ, ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारे जो स्पर्मेटिड्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स विद टू न्यूक्लियाई, यानी वो कहता है कि स्पर्मेटिड जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे, तो हमने भी अभी यही देखा है कि हमारे पास दो न्यूक्लियाई होंगे उसके अंदर, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स, ठीक है। स्पर्म सेल्स हैप्लॉइड तो हैं हमारे पास, लेकिन उनके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं वो दो हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसकी जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है ना बच्चे वो चार्ली ऑप्शन होगी, अनलेस इसकी डेल्टा ऑप्शन भी हो सकती है, हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा चांसेस है ना वो है इस एमसीक्यूज की जो सी ऑप्शन है ना उसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा जो है अच्छी ऑप्शन जो है वो हमें सी लग रही है, तो हम सी ऑप्शन को इसके अंदर करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इन ह्यूमन फीमेल्स इफ कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट प्रीमेच्योरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। वो कहता है कि अगर फीमेल्स के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जल्दी डीजनरेट हो गई है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब हम देखें कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है बच्चे, ये बल्कि मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है,
कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है असल में, ये मेरे पास एक फॉलिकल है ना, और इसके अंदर मेरा एग है, ठीक है, ये एग मेरा पड़ा हुआ है। अब जैसे ये जो एग जो है वो इससे रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगी हमारे पास, तो ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है ये बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास, ठीक है। ये बन जाती है इसकी जो आउटर बाउंड्री है ना बच्चे, ये अंदर से अगर वो निकल जाए, एग निकल जाए, तो बाकी जो सारा बन जाता है ना वो हमारे पास बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है वो, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही होता है बच्चे कि अगर तो प्रेगनेंसी नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी ने नहीं होना, तो इसने हमारे पास जो एंडोमीट्रियम है उसकी ग्रोथ करवानी है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो एंडोमीट्रियम की तो ग्रोथ करवाएगा ही, इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। ये देखिए, ये मेरे पास अगर यूट्रस है, ये मेरा यूट्रस है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ने आना है बच्चे यहाँ पे। कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही होता है कि वो हमारे पास यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाए। क्यों ग्रोथ करवाए? क्योंकि हमें पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो बच्चे ने आके यहाँ पे इम्प्लांट होना है, फीटस जो है उसने यहाँ पे आके इम्प्लांट होना है, तो वो इसको ना तैयार कर रहा होता है, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम को ना तैयार कर रहा होता है, इसकी ग्रोथ करवा रहा होता है, यहाँ पे ब्लड वेजल जो है ना उनको जनरेट करवा रहा होता है, ठीक है। अगर कॉर्पस प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो हमारे पास डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। 28 दिन के बाद, 28वें दिन जो है ना ये हमारे पास डीजनरेट हो जाता है। और फिर जब ये डीजनरेट हो जाएगा तो ये एंडोमीट्रियम को कोई स्टेबल करने वाला ही नहीं होगा, तो एंडोमीट्रियम टूटने लग जाएगी, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ये एंडोमीट्रियम टूटने लग जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि नॉर्मली जो है ना 28 डेज के बाद जाके कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर ये मेंटेन रहता है, ठीक है। नॉर्मली 28 दिन के बाद जो है ना, इसलिए जो है ना मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली 28 दिन के बाद होती है जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम 28 दिन से पहले डीजनरेट हो जाए, फॉर एग्जांपल 20 डे पे ये डीजनरेट हो गया, तो जब ये डीजनरेट होगा तो मैं ये यूट्रस को मेंटेन करने वाली, इसकी ग्रोथ करवाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, तो ये यूट्रस टूटने लग जाएगी। तो इसका मतलब है मेंस्ट्रुएशन हमें जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें बच्चे, तो ऑप्शन में वो कहता है कॉर्पस ल्यूटियम जी जनरेट्स प्री मेच्योरली, यानी नॉर्मली वो 28वें दिन होता है, लेकिन 28वें दिन से अगर पहले हो जाए तो फिर क्या होगा? ओव्यूलेशन विल नॉट अकर। ये बच्चे हमें पता है कि ओव्यूलेशन का और ये कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं होता, तो ये तो हमारे पास हो गई गलत। फर्टिलाइजेशन विल बी ब्लॉक, कॉर्पस ल्यूटियम का और फर्टिलाइजेशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन विल अकर अर्लियर देन नॉर्मल, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल टाइम से पहले हो जाएगी। ये ऑप्शन अभी हमें ठीक लग रही है, लेकिन हमने डी ऑप्शन ही पढ़नी है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो विल बी इनहेंस्ड, बच्चे कॉर्पस ल्यूटियम ने तो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करवानी है, तो जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो उसकी इम्प्लांटेशन होगी नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो पीछे बचती है सी ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा मेंस्ट्रुएशन विल अकर अर्लियर देन नॉर्मल, ठीक है। ये नीचे डायग्राम है उसने बताया हुआ है कि अर्ली जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवा रहा होता है, ब्लड वेजल, एंजियोजेनेसिस कहते हैं ब्लड वेजल की ग्रोथ, ब्लड वेजल ग्रोथ करवा रहा होता है। इसके अलावा यूट्रस को प्लोरिफ्रेट करवा रहा होता है, उसको ग्रो करवा रहा होता है, ठीक है। मिडल में आके कम काम करवा रहा होता है, ये स्टीरॉइड्स को सीक्रेट करवा रहा होता है। इन स्टीरॉइड्स का भी यही काम होता है, यूट्रस को मेंटेन करना, ठीक है। बाद में क्या होता है, 28 दिन के बाद जो है ये 28 दिन पे इसकी जो है ना वो डीजनरेशन हो जाती है, ये डीजनरेट कर जाता है, अपोप्टोसिस होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो फिर ये जो है ये डीजनरेट नहीं करता, ये मेंटेन रहता है और ये P4 सीक्रेट करता रहता है। P4 क्या काम होता है? P4 एक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जिसने हमारे पास यूट्रस की ग्रोथ करवानी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अगला आता है इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इफ मेयोसिस फेल इन वन पेरेंट बट फर्टिलाइजेशन अकर, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट, ठीक है। अब हमें पता है मेयोसिस कब होती है, जब गैमेट्स बनने होते हैं। अब वो क्या असल में क्यों होती है? फॉर एग्जांपल ये देखें ना, मेरे पास एक सेल है 2n, यानी डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। हम मेयोसिस करवाते ही इसलिए ताकि हम उसको 1n यानी हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट करवा सकें, इस डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करवा सकें। वो जो हमने पढ़ा था, हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो डिप्लॉयड होता है, हम उसकी मेयोसिस करवाते हैं, उसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट करवा देते हैं, और वो उस हैप्लॉयड का नाम होता है स्पर्म, ठीक है। अब ये स्पर्म 1n एग के साथ मिलेगा, एग भी हमें पता है 1n होती है, और वो भी वैसी ही बनती है ओगोनिया, ओगोनिया होता है हमारे पास डिप्लॉयड 2n, ठीक है। डिप्लॉयड, इसकी मेयोसिस होती है, इससे एग बनता है हैप्लॉयड। अब ये 1n और 1n जो है आपस में मिलके 2n जाइगोट बना देते हैं, 1 + 1 2n बनेगा, और ये हमारा जाइगोट होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ये काम हो रहा होता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फादर के अंदर, मेल के अंदर मेयोसिस नहीं हुई सही तरह, ठीक है, मेयोसिस नहीं हुई, मेयोसिस यहाँ पे नो मेयोसिस, मेयोसिस यहाँ पे नहीं हुई। अब मेयोसिस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं बन सका,
ठीक है। यानी इसका मतलब है इस मेयोसिस नहीं हुई तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं बन सका। तो इसका मतलब है स्पर्मेटोगोनिया में 2n थे, तो इस स्पर्म के अंदर भी क्या होंगे बच्चे 2n होंगे, ठीक है। 1n हो नहीं सके क्योंकि मेयोसिस हुई नहीं, तो ये 2n और 1n जब आपस में मिलेंगे तो हमारा जो जाइगोट होगा वो बनेगा 3n बच्चे। नॉर्मली 2n बनता है लेकिन इस केस में वो 3n बनेगा, 3n जाइगोट हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो वो कहता है कि पहली ऑप्शन उसने दी हुई है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड तो बच्चे जाइगोट कभी हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। हैप्लॉइड तो तब होगा जब एक से 1n आ रहा होगा, ठीक है। फादर से फॉर एग्जांपल जो स्पर्म है वो 1n है और जो एग है वो 0n है, यानी एग के अंदर कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, तब जाके जो जाइगोट होगा वो 1n बनेगा, ठीक है। वो तो बनता ही नहीं है, बहुत कम रेयर चांसेस है। डिप्लॉइड तो बच्चे नॉर्मल कंडीशन में होता है जब 1n स्पर्म से आ रहा है 1n एग से आ रहा है तो वो डिप्लॉइड। ट्राइप्लॉइड अभी हमने देखा है कि हमारे पास बन रहा होता है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी चार्ली, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, वो कहता है टेट्राप्लॉइड 4n बच्चे। 4n तब बनेगा जब दोनों पेरेंट्स के अंदर ही मेयोसिस फेल हो जाएगी, यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी फेल हो गई है, ओगोनिया के अंदर भी फेल हो गई है। जब एग जो होगा वो भी मेरे पास 2n होगा ना, तो 2n प्लस 2n मिलके 4n बनाएंगे, उस कंडीशन में टेट्राप्लॉइड आ सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा हुआ था सिर्फ एक पेरेंट के अंदर फेल हुई है, इन 1 पेरेंट, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर था। अगला देखते हैं हम लोग बच्चे। In developing embryo, which hormonal imbalance could lead to miscarriage despite successful fertilization and implantation? वो कहता है कि हमारे पास यूट्रस के अंदर, ये देखें बच्चे, यहाँ पे जो है वो हमारा फीटस जो है वो इम्प्लांट हो चुका हुआ है, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है लेकिन कोई दरमियान में हार्मोन ऊपर नीचे हो गया जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया, बच्चा जो है वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, वो कहता है एक्सेस एस्ट्रोजन बिफोर एवोल्यूशन। बच्चे एस्ट्रोजन का ना प्रेगनेंसी के अंदर एज सच कोई रोल नहीं होता, एस्ट्रोजन का प्रेगनेंसी के दौरान एज सच कोई नो इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नो इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है तो ये ऑप्शन हमारी कट गई। उसके बाद वो कहता है सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर इम्प्लांटेशन। बच्चे प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन होता है जिसने हमारा सारा का सारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना होता है। ये क्या कर रहा होता है बच्चे, ये देखिए, ये हमारी यूट्रस को थिकन कर रहा होता है, ठीक है, यूट्रस को थिक कर रहा होता है, साथ ये पीछे से ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रहा होता है ताकि दोबारा ओव्यूलेशन ना हो जाए, कोई दोबारा एग ना आ जाए और दोबारा जो है उस एग की फर्टिलाइजेशन होकर दोबारा कोई नया बच्चा ना बन जाए, नया फिटस। तो पीछे से ये ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी, मदर के इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट कर रहा होता है कि वो आके फिटस के ऊपर अटैक ना कर सके, ये काम करवा रहा होता है, ठीक है। साथ ही हमारे पास यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन, अगर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो जो बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट हुआ है वो तो नीचे निकल जाएगा, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी आ गई हमारे पास तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। एक तो ये हमारी इम्यूनिटी नहीं आएगी, मदर की इम्यूनिटी आके जो है वो फीटस को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। उधर से ओव्यूलेशन होने लग जाएगी, नए एग रिलीज होने लग जाएंगे, ठीक है, वो आगे इसको डिस्टर्ब करेंगे। साथ यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगी। प्रोजेस्टेरोन ने कॉन्ट्रैक्शन को रोका हुआ था लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन ही नहीं होगा तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूट्रस से जो बच्चा है वो नीचे हमारे पास एक्सपेल हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम बाकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेस एफएसएच ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। बच्चे एफएसएच का काम होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाना, ऐसे उसका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। लो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी काम होता है बच्चे ओव्यूलेशन करवाना, उसका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में ऐसे कोई रोल नहीं होता। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी बच्चे वो होगी बीटा ऑप्शन। क्लियर।